दिन है, ये मेरे जीवन में इतिहास का एक टुकड़ा हो जाएगा। 3 दिन पहले गया था, कंडेला खाप है जींद में, जो देश की सबसे मिलिटेंट खाप है, जिसको न चौटाला साहब डरा पाए न बंसीलाल जी डरा पाए। उन्होंने मेरा सम्मान किया, तो मैंने वो सम्मान उन किसानों को लौटा दिया जो वहाँ बैठे थे। और वहाँ मैंने ये घोषणा की कि मैं अपना गवर्नरशिप का पीरियड खत्म होने के बाद पूरे देश में घूम के किसानों को इकट्ठा करूँगा, ताकि आगे जो सरकारें बनें उनमें हम मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं तो ये हमें भिखमंगा समझते हैं। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई सरकार के और किसानों के बीच में। 700 लोग मर गए धरने पे बैठे हुए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 किसानों का कोई शोक संदेश, उनका कोई वो नहीं किया गया। और एक तरह से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया किसानों को। तो मैंने तय किया कि जो जितना जीवन बचा है इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मैंने ये कॉल तो वहाँ से दे दी, लेकिन सरदार शहर आते आते मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो किसानों का मुद्दा है, ये ऐसा है कि इस पे पूरे देश को इकट्ठा किया जा सकता है। ये 65 से 70% हैं किसान और मजदूर, और इनकी कोई सुनवाई नहीं। जितनी फसलें ये पैदा करते हैं उनके हर साल दाम कम हो रहे हैं, और जो सामान ये खरीदते हैं उनके हर साल दाम बढ़ रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि इनकी खरीदने की ताकत कम होती चली जाती है, यानी ये हर साल गरीब होते चले जाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये जानते हैं बुडानिया साहब, तो मैं शाम को हॉस्टल से खाना खा के जब चलता था घूमने के लिए, तो एक कब्रिस्तान आता था रास्ते में, और उस कब्रिस्तान में एक पेड़ था इमली का, उसके नीचे कव्वाली गाया करता था। मैं खड़ा होकर उसको सुनने लगता था। उसका एक शेर मुझे लगता था कि ये हमारे लिए कह रहा है, किसानों के लिए। क्योंकि किसानों के जो सवाल हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसान को इस तरह मारा जाता है कि उसे तो पता भी नहीं चलता। वो तो हर साल अपनी फसल होती है, जाके आड़ती के डाल जाता, जो पैसे मिलते हैं वो लेके कभी लड़की की शादी, कभी बुढ़े का काज, और कभी पुराने कर्जे निपटा के खत्म हो जाता है। तो अब इस स्थिति से निकलने का एक ही जरिया है, और वो है अपनी सरकार बनाना, किसानों की सरकार बनाना, बजाय इसके कि वो सेठों की सरकार हो और हम मांगते हों। अब इसको खत्म करना है, अपनी सरकार बनाना। मुझे तो इतने पदों पर रह चुका हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं दूसरों के लिए मांगूंगा और लड़ूंगा और इस काम को पूरा करूंगा। मैं यहाँ कुछ ना कुछ लोग शराब तो पीते ही होंगे। वो जब रात को पीते हैं तो उसकी अगले दिन दोपहर तक खुमारी रहती है। इसी तरह मुझे अभी तक कश्मीर की खुमारी है। मैं कश्मीर में गवर्नर था।
और जब मैं गया तो मुझे डराया गया कि साहब, मैंने जाके कहा कि भाई इसको 370 को हटाएंगे, तो मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहेंगे यहाँ तो बुरहान वानी को के मरने के बाद 150 आदमी मर गए थे, ये थानों पे चढ़ जाएंगे, ये हथियार छीन लेंगे और ये गोली चला देंगे और आप भी अपनी सिक्योरिटी से हटा दो इनको। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ी की बात मत करो। मैंने 6 महीने इनको यही समझाया है कि तुम 200 लड़के लेके और दुनिया की तीसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ नहीं ले सकते हो, बातचीत करके तुम जो चाहे ले लो। मैं कहा ये कुछ नहीं करेंगे। खैर जब वो समय आया, मेरी चिट्ठी जानी थी, मैंने अमित शाह साहब को लिख दी, उन्होंने पार्लियामेंट में पेश करके इस बिल को 370 खत्म करा दिया। और वो जो नेता थे, महबूबा कहती थी कि जब 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहते थे हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये तीनों चारों एक्स चीफ मिनिस्टर शाम को मैंने गिरफ्तार कराए, चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता भी नहीं भौंका। और मैं तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने इनको दिल्ली बुला के चाय पिलवाई तो मैंने उनको कहा कि क्यों इनको चढ़ा रहे हो? आप चाय पिलाओगे, लोग समझेंगे ये फिर पावर में आ रहे हैं, ये लोगों को डराएंगे। और जब शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रह सकता है तो ये 2 साल तो रह ही सकते थे। तो खैर कुछ नहीं हुआ, एक राउंड मुझे फायर नहीं करना पड़ा कश्मीर में और 370 हट गई और 27A भी हट गई। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इरादा होता है तो सारे काम होते हैं। अब ये गांठ बांध लो कि दूसरों के राज में नहीं रहना, अपना राज कायम करना, अपनी सरकारें बनानी। और ये जो आपस की छोटी छोटी चीजें हैं, जिसने ये लिखी थी हीर रांझा, उसने हमारे 17 अवगुण गिनाए, जिनमें 3 ये हैं कि ये अपने भाई के साथ न्याय नहीं करेंगे, भाई के साथ नहीं बैठेंगे, दूसरे की जूतियों में बैठेंगे, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। ये आदत छोड़ो, मिल के चलो और इकट्ठा होके लड़ो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये जो धरनों में कामयाबी हुई है दिल्ली में, इसका बड़ा कारण ये था कि मिल के इकट्ठा हो के, पहले सरदार और जाट आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं, जब दोनों एक हो गए तो 1 और 1 11 हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस मसले पे, तो मैंने उन्हें कहा कि महाराज आप इनको कुछ ले दे के उठा दो। बोले यार चले जाएंगे, मकई जाया नहीं करते, आप चले जाओगे तब ये जाएंगे। और ये दोनों कौम ऐसी हैं कि इनसे पंगा नहीं लिया जाता। सिखों के तो गुरु ने अपने 4 लड़के मरवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जाट तो 3-3 बार दिल्ली पे चढ़ के गए और कोई लड़ाई नहीं था। तो मैं कहा इनसे कोई समझौता कर लो, लेकिन उस वक्त वो दूसरी मानसिकता में थे, नहीं माने। मैं कहता रहा, अपनी बात बोलता भी रहा। और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा मत करो, अगर चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे, उपराष्ट्रपति। मैंने कहा मैं इस पर ठोकर मारता हूँ। अगर मैं अपने लोगों के दुख में उनके साथ नहीं हूं तो मुझ पर लानत है। मैंने चरण सिंह जी के कदमों में बैठ के राजनीति सीखी। वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल पे जो छोड़ना हो छोड़ देना, पर कभी समझौता मत करना। तो मैंने तय किया था कि मैं इससे बिल्कुल नहीं डरूंगा, बोलूंगा और दूर तक बोलूंगा। खैर एनीवे उसमें काफी हद तक कामयाबी हो गई, अभी और भी कुछ होना बाकी है। तो मैं ये
लंबी हलाई भर दी, लंबा कर दिया। दूसरे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चियां बैठी हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, हम इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते हैं। और जब ये लेकिन पैदा हो जाती हैं और ये कॉलेज में चली जाती हैं तो ये सब जगह वो लाती हैं, खेल कूद में भी। अब तो मैं जितने कॉन्वोकेशन में गया हूं पिछले 2 साल में, उनमें अगर मेडल 25 थे, 30 थे, तो उसमें 20 लड़कियों के और ऊपर वाले लड़कों के। मैंने लड़कों को कहा, मैं कहा भाई साहब जाग जाओ, तुम तो रोटी भी पोना नहीं जानते, करोगे क्या? कुश्ती का मेडल ये ले रही हैं, कबड्डी का ये ले रही हैं, मुक्केबाजी का ये ले रही हैं, तुम क्या करोगे? अब वो तो बहुत जल्दी दारू पकड़ लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा सब चौधरी साहिबान से कि अपनी बच्चियों को बढ़िया से बढ़िया जगह में पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार हमारे पास नहीं है। हम पे ना हवेलियां हैं सड़ी हुई कि उन्हें ठीक करा के होटल बना लेंगे, ना महल हैं, ना कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। ये पढ़ गई तो कोई कलेक्टर बन जाएगी, कोई कमिश्नर बन जाएगी और आपका नाम ऊंचा करेंगी। एक चीज़ मुझे याद आती है, ये जो लीबिया का तानाशाह था जिसका नाम गद्दाफी था, जब विद्रोहियों ने उसको मार दिया तो उसके दफ्तर पे वो रेड करने पहुंचे। उसके दफ्तर में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में लीबिया के तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कोंडी यानी कोंडालीजा राइस, जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी, शक्ल सूरत में निहायत साधारण मामूली घर की बच्ची, सिर्फ अपनी पढ़ाई की काबिलियत से फॉरेन सेक्रेटरी हो गई थी, कि जब लिटिल कोंडी शेखों को धमकाती है, और वो धमकाती थी अमेरिका की ताकत पे, तो ये हमारी बच्चियां भी किसी दिन शेखों को धमकाने की स्थिति में चली जाएंगी। इनको पढ़ाओ। एक ये जो अब आपके यहाँ पता नहीं, मुझे हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं काज के लिए। एक आया मेरा साजी था रोता हुआ कि चौधरी साहब मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहने वो बिरादरी वालों ने चिट्ठी फड़वा दी 40 गांव की और मैं कर्जदार हो गया। मैं कहा ये चिट्ठी फड़वा के और इन 40 गांव के लोगों को खाना खिला के तेरा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा। लेकिन है क्या करो, इन चीजों को छोड़ो, दहेज छोड़ो, बच्चियों की पढ़ाई के अलावा कोई काम मत करो। मैं दिल्ली में रहता था गवर्नर होने से पहले। मेरे पास क्या नाम नहीं चौधरी साहब को कहना चाह रहा हूँ, नहीं चौधरी साहब, हमारे यहाँ तो ये ज्यादा पैसे वाले हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था, और जो चौधरी साहिबान मुझे मिल के नीचे उतरते थे वो कहते थे यार क्या, मैं मिनिस्टर रह लिया था, मैं MP रह लिया था, मैं MLA रह लिया था, कहते यार क्या ये 1.5 कमरे के मकान में पड़ा है। मैंने कहा ये मेरी ताकत है और ये मेरे किसी दिन काम आएगी, मेरी गरीबी। और वो काम आई। जब मैं कश्मीर में गया तो पहले ही हफ्ते में 2 फाइल मेरे सामने आई, जिसमें एक अंबानी थे और दूसरी में एक और थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, और दोनों में बेईमानी थी। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। जब मैं कैंसिल कर रहा था तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि सर इसमें 150 करोड़ रुपया मिल सकता है आपको, एक में, दोनों में 300 करोड़। तो मैंने कहा मैं 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, उन्हीं को लेके वापस चला जाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन मेरे रहते हुए ये पास नहीं होगा। वो करके मुझे पता था, चूंकि अंबानी भी है उसमें, तो मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा और मैंने उन्हें बताया कि ये मामला था
मैंने कैंसिल कर दिया है। आपका दोस्त भी इसमें है। अगर आपको कोई हमदर्दी हो और उसके लिए कुछ करना है तो मुझे हटा के किसी और को बिठा दीजिए, मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई समझौता नहीं, और मैं दोनों केस कैंसिल करके चला आया। और आज भी अगर मैं किसानों के मामले पे इतना डट के बोल पा रहा हूं, वो इसलिए कि मेरे पे कुछ नहीं है। ये मेरे यहाँ ना आईडी भेज सकते हैं, ना इनकम टैक्स भेज सकते हैं, ना रेड करा सकते हैं। तो ये जो हमारी गरीबी है, ये हमारे बहुत काम आती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत लंबा हो गया। एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वो ये है कि जो हमारे पुरखे थे, कुंभाराम जी थे, दौलतराम जी सारन थे, नाथूराम जी मिर्धा थे, इन पे तो इन सभाओं के इंतजाम के भी पैसे नहीं होते थे। ये तो पशुओं के मेले में सम्मेलन करते थे, वहां जाके अपनी बात कहते थे। लेकिन इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, इन्होंने हमें जमीनें दिलवाई। अब आप तो भूल रहे हो सारी चीजों को, आपके बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि जमीनें कैसे तुम्हारे नाम हुई थी, कैसा कैसा स्ट्रगल इन लोगों ने किया था। चौधरी गंगाराम हो, आपके नाथूराम जी मिर्धा हो, कुंभाराम जी हो, दौलतराम जी सारन हो। एक दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में एक मिनिस्टर की ओथ होनी थी, लेडी थी, वो नाम नहीं लूंगा, उसने कहा मुझे मिनिस्टर नहीं होना, आई एम सॉरी। उसको स्पीकर बना रहे थे, उसने कहा मुझे स्पीकर नहीं होना, क्योंकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मिनिस्टर होना है। लेकिन ये हमारे चारों पांचों लोग, इन्होंने हर बार रेवेन्यू का महकमा पकड़ा, जिस महकमे से आपको जमीन मिल सकती थी, और आप लोगों को जमीनें दिलवाई। आज अगर आप चौधरी हैं, आप पे जमीनें हैं, तो इन पुरखों को मत भूलना, इनको याद रखना, इनके बच्चों को भी मत भूलना। मैं बहुत लंबा हो गया, और इतना लंबा भाषण नहीं किया जाता। धूप में जब लोग, भूख में भी खाने का भी इंतजाम है, यहाँ बैठे हों। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सवालों को समझें। ये जो फसल के दाम का सवाल है, ये तो चौधरी छोटू राम खड़ा कर गए थे। छोटू राम जी गवर्नर से मिलने आए, अंग्रेज गवर्नर से। उसने कहा चौधरी साहब, बड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत गेहूं चाहिएगा फौज के लिए। उन्होंने कहा जितने चाहिए मिल जाएगा, मैं होता हुआ आया हूं, बहुत अच्छी फसल खड़ी है। तो उसने कहा लेकिन मैं 3 रुपए मन पे लूंगा। छोटू राम जी ने कहा कि गेहूं तो कितना ही ले लेना, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूंगा, और मैं गेहूं 7 रुपए मन पे लूंगा। तो गवर्नर ने अपनी शेखी में आते हुए कहा कि मैं फौज भेज के उठवा लूंगा। छोटू राम जी ने कहा कि फौज भेज देना, मैं जा रहा हूं लाहौर कार से, कहता हुआ चला जाऊंगा कि खड़ा हुआ खेत जला दो, एक दाना नहीं देंगे आपको। तो गवर्नर डरा, और उसने छोटू राम जी के जो प्रधानमंत्री थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलाया, और उनको बुला के कहा कि तुम्हारा मंत्री तो बहुत अनाड़ी है। कहने क्या हुआ? कहने ऐसे ऐसे कह गया। उसने कहा कि अगर वो कह गया तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर उसने किसानों को ये कह दिया कि फसल जला दो, तो वो खड़ी जला देंगे, आपको या मुझे नहीं देंगे। तब से आज तक ये सवाल खड़ा है कि हमारी फसलों के दाम कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा। ये जो एमएसपी है जिसको सरकार दे नहीं रही है हमको, वो यही है
कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाए और उससे नीचे हमारी फसल न बिके। वो अभी मना कर रही है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि पिताजी को भी एमएसपी देनी पड़ेगी और किसानों के फसल का दाम सही तरीके से तय होगा। लेकिन डटे रहना है, लड़ाई के बीच में रहना है और लड़ाई में हिस्सेदारी करना। तो मैं बहुत लंबी तकरीर कर दी जिसकी जरूरत भी नहीं थी। फिर दोहराता हूं कि आप अपने भाइयों से मिलके रहो, मिलके चलो और जो आपके मुद्दे हैं उन पे लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार हमारी नहीं है। ये जो दिल्ली में सरकार है, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं नरेंद्र मोदी जी से। मैं तो उनको बड़ा पसंद करता था जब वो गुजरात में थे। तब उन्होंने एमएसपी के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन दिल्ली में आके पता नहीं, दिल्ली एक ऐसी जगह है कि साली खराब कर देती है आदमी। दिल्ली में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गए, वही एमएसपी उन्हें बुरी लगने लगी। लेकिन आप सही तरफ हैं, आप सवाल के सही टुकड़े को पकड़े हुए हैं, आप कामयाब होंगे और इनको आपकी बातें माननी पड़ेगी। तो मैं इतने लंबे भाषण की जरूरत नहीं थी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल घूम घूम के लोगों को तैयार करो कि इकट्ठा होके एक जगह आ जाओ और एक जगह आके अपना राज बनाओ, बजाय इसके कि किसी और का राज बने और हम उसमें मंगते की तरह खड़े हों। अपना राज बनाए और ये लोग हमसे मांगे, दूसरे लोग हमसे मांगे। और जो आसान है, कोई मुश्किल का, हम 70% हैं कमेरे और ये किसान, अगर ये एक साथ वोट कर देंगे तो कोई नामुमकिन बात नहीं है। अभी नतीजे नहीं आए हैं यूपी के, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं बता सकता हूं, हमारे गांवों में एक भी मिनिस्टर घुस नहीं पाया। लोगों ने धक्के मार मार के निकाल दिए। स्मृति ईरानी को तो कई किलोमीटर दौड़ाया। तो अगर इकट्ठा हो जाओगे तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत लंबा हुआ, मैं माफी चाहता हूं। और गांव में कहा करे वे थोड़े कहे वो ज्यादा समझना। इकट्ठा रहना और लड़ने की आदत डालना। और लड़ने की तो खैर आदत आपको है, आप तो ऐसी जगह पे रहे हो जहां साला हर तीसरे साल तो अकाल पड़ता था, जहां ना बारिश है, ना पानी है, ना नहरें हैं। तो आप तो कुदरत से भी लड़ते हो, आप तो राज से भी लड़ते हो। तो आप इकट्ठा हो जाओगे तो जो ये मुहिम मैंने छेड़ी है, जो मैं बता रहा हूं, ये कामयाब होगी और आप 100% आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।